नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जीएस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं और हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू किया है, जिसके 2 वीडियोस आ चुके हैं। ये उसी का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा और आपका लगभग मध्यकालीन भारत का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वाला एक पार्ट आएगा, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपकी मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे पहले वाला जो पार्ट सेकंड आया था और ये पार्ट, ये दोनों मुगल साम्राज्य के पार्ट है। इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा, जो मध्यकालीन भारत के जो विविध मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं, वो कुछ 7-8 क्वेश्चन वो रहेंगे। उसके बाद आपका एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट या यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये जिस हम बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, ये घटना चक्र की बुक है और यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना काम करता है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं फॉर यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, चलिए, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह सिंहासन जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा है कि दिल्ली में जो लौह स्तंभ है, जो लोहे का स्तंभ है, जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वो इनमें से किस परिसर में स्थित है। ठीक, जामा मस्जिद, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर या हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो आप सबको पता होगा कि ये कहाँ पर है। ये जो लौह स्तंभ है, ये कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर में है। ठीक है, तो जो आपका ये प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, ये कहाँ पर है? ये आपका है कुतुब मीनार परिसर में। और किस जगह पर? दिल्ली में। देखिए, अगर आपको पता है कुतुब मीनार कहाँ है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये लौह स्तंभ कहाँ पर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में अवस्थित है। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी है। इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या आती है कि ये जो कुतुब मीनार परिसर है, इसका अन्य नाम क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, और ये किस काल की बात है? इसका निर्माण काल किस में कब हुआ था? इसका जो निर्माण काल है वो गुप्त काल है। ठीक है, गुप्तों ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ए बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। ठीक है, बिहार के सासाराम शहर में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। ठीक, देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। ठीक, देखिए, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, ये बिहार के सासाराम में है और ये एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना है। देखिए, जैसे ये तालाब है, ठीक है, और यहाँ बीच में एक चबूतरा है, तो ये इसी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ठीक, तो आपसे सीधा सीधा पूछा है कि ये जो मीर सैयद अली थे, जो चित्रकार थे, ये किसके सहयोगी थे? किस मुगल शासक के? बाबर के, जहांगीर के, अकबर के या हुमायूं के? तो ये किसके सहयोगी थे? हुमायूं के सहयोगी थे। ठीक है, मीर सैयद अली किसके सहयोगी थे? हुमायूं के सहयोगी थे। देखिए, प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्दुस्मद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? ठीक, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने या बहादुर शाह प्रथम ने? तो ये किसने की थी?
शाहजहां ने की थी। आपको पता होगा कि जो मोर सिंहासन है, जिसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं, किससे संबंधित है? शाहजहां से संबंधित है। ठीक, चलिए देखिए, शाहजहां ने दिल्ली शाहजहानाबाद में एक किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस किले में प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था जिसे मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो आपका मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने, देखिए जो लाल किला है ना, वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और ये किससे बना हुआ है? जो लाल किला है वो किस प्रकार के पत्थरों से बना है? लाल बलुआ पत्थरों से बना है ये। ठीक, और ये जो मयूर सिंहासन है, इसको और क्या कहते हैं? तो इसको तख्ते ताउस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? देखिए, कुतुब मीनार का इतिहास भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर बनवाया। ठीक है, तब जाकर ये कंप्लीट हो पाया। तो आपसे पूछा है कि इनमें से, देखिए इनमें से 3 लोग तो हैं, जो एक नहीं है वो आपको बताना है। ठीक, अगर आपको ये आइडिया है कि ये कुतुब मीनार किस काल में बना है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है। बाकी फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश कुतुब मीनार से संबंधित हैं। कुतुब मीनार के निर्माण में इन तीनों का ही योगदान है। किसका किसका? फिरोज शाह तुगलक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का और इल्तुतमिश का। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ में करवाया। सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, अतः फिरोज शाह ने उसे तुड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। स्पष्ट है कि कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, देखिए अब 3 लोग के नाम अलग अलग कैसे आए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण आरंभ करवाया था। जो सबसे पहले करवाया था वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, क्या हुआ था, जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनके शासनकाल में जब कुतुब मीनार का निर्माण कार्य चल रहा था, तो उस पर क्या हो गया था? बिजली गिर गई थी। ठीक है, और जब बिजली गिर गई और जो उसकी सबसे ऊपरी मंजिल थी, चौथी मंजिल, वो क्या हो गई? टूट फूट गई। तो उन्होंने चौथी मंजिल तो बनवाई, उसके साथ में उसके ऊपर एक 5वीं मंजिल और बनवा दी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुतुब मीनार में स्थित है, आपसे इसमें सीधे से ये पूछा है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में या गुरुग्राम में? तो ये बच्चे को पता होगा कि कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। आप में से बहुत सारे लोग कुतुब मीनार गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा। चलिए, पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल में, ग्वालियर का किले में, फतेहपुर सीकरी में या आगरा के किले में? तो ये जो पंचमहल है, ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, देखिए पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। इस इमारत का निर्माण फतेहपुर सीकरी के अंदर किया गया है। देखिए जो आपका पंचमहल है, ये पहली बात कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और इसको बनवाया किसने था? इसको अकबर ने बनवाया था। देखिए वैसे भी फोकस करके आपके जो एग्ज़ाम है उसमें अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है वो मुगल पीरियड में अकबर को एक अच्छा राजा माना जाता था। ठीक है, आपने सुना होगा अकबर महान, अकबर ग्रेट करके चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? शाहजहां द्वारा, अकबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा या जहांगीर द्वारा? तो आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। ठीक, ये जो आगरा का किला है इसका निर्माण किया गया था आपका बादशाह अकबर के द्वारा। देखिए आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण
फतेहपुर सीकरी में कराया था। देखिए अकबर ने जो मुख्य निर्माण कराए थे वो फतेहपुर सीकरी में ही कराए थे, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मिलेंगे वो मोस्टली अपवादी होंगे। देखिए तो जो अकबर ने आगरा का किला है इसको कहाँ पर बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा आगरा के किले के अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल और जोधाबाई का महल भी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। आपसे पूछा है जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना है उसका जो वास्तुकार है, मतलब जिसने उसको डिज़ाइन किया था, वो कौन है। मिराक मिर्जा घियात, अब्दुल लतीफ़, मीर कासिम या शेख आलम शाह। तो जो इसका हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार है वो है मिराक मिर्ज़ा घियात, ठीक है। अजीब सा देखिए नाम है, याद रखिएगा। जो हुमायूं का मकबरा है इसका वास्तुकार, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा घियास थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हामिदा बानो ने बनवाया था। यह चारबाग शैली में बना है। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। देखिए इस एक्सप्लेनेशन से आपके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या कि पहला तो यही है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। इसका वास्तुकार कौन है, मिराक मिर्ज़ा घियास, ठीक है। ये कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान से। ऐसे वैसे ये पूछा नहीं जाएगा कि ये कहाँ से आए थे, ठीक। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको बनवाया किसने था। तो जो हुमायूं की विधवा बेगम थी हामिदा बानो, उन्होंने ये हुमायूं का मकबरा बनवाया था। किस शैली में बना है, चारबाग शैली में बना है। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, 1993 में। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। और क्या घोषित किया गया है, विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। देखिए इस बुक को, ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद अगर इस बुक का रिवीजन, आप इस सीरीज का रिवीजन 2 से 3 बार कर लेंगे तो ये श्योरिटी है कि जीएस में आप लगभग 97-98% क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है। देखिए आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा है क्या कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका क्या नाम है, ठीक। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, मुगल नामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक या बाबर बिहाया। तो जो बाबर की आत्मकथा थी उसका नाम क्या था, बाबर नामा। देखिए इस क्वेश्चन से ही आपको एक आंसर मिल रहा है क्या कि ये जो बाबर नामा है ये किस भाषा में लिखी गई है, चगताई भाषा में, चगताई भाषा में, सॉरी, ठीक है, चगताई भाषा में, ठीक। चलिए देखिए, मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवनी संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। इसे तुजूक बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, ठीक। देखिए तो ये जो बाबरनामा है इसका एक अन्य नाम क्या है, तुजूक बाबरी। और ये क्या है, ये बाबर की आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है उस इंसान ने ये किताब स्वयं लिखी है, ठीक है। और इसकी भाषा क्या है, तुर्की। और ये क्या, चगताई तुर्की, ठीक है। कहीं आपको तुर्की मिल सकता है और कहीं पर आपको चगताई तुर्की मिल सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। जियाउद्दीन बरनी, हसन निज़ामी, इशामी या इब्न बतूता। तो जो तारीख फिरोज शाही है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है जियाउद्दीन बरनी, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। जियाउद्दीन बरनी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। ज्ञातव्य है कि शमशे सिराज अफीक ने भी तारीख फिरोज शाही की रचना की है। देखिए जियाउद्दीन बरनी क्या था, जियाउद्दीन बरनी जो है ये एक इतिहासकार और राजनीतिक विचारक था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा था।
देखिए जो दो शासक हैं, इसने दो लोगों का शासनकाल देखा, किसका किसका, मोहम्मद बिन तुगलक और यानी कि MBT का, और फिरोज शाह तुगलक यानी कि FST का। ठीक है, इसने दो लोग का शासनकाल देखा, ये भारत में दो लोग के शासनकाल में रहा। इसने तारीख फिरोज शाही लिखी, और क्या ज्ञातव्य है कि शमशेर सिराज अफीमी ने भी तारीख फिरोज शाही की रचना की है। एक अन्य व्यक्ति था शमशेर सिराज अफीक, इसने भी तारीख फिरोज शाही की रचना की है। ठीक, चलिए अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? आपसे पूछा है अकबरनामा इनमें से किसने लिखी है? बदायूनी ने, अबुल फजल ने, अब्बास खां शरवानी ने, या कैफी खां ने? तो जो आपका अकबरनामा है ये किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। देखिए बुक्स के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में अगर हिस्ट्री आ रही है, एंशंट हिस्ट्री पूछी गई है, तो एक या दो क्वेश्चन बुक और उनके लेखकों से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। यह 3 भागों में है। इसका भाग आईने, इसका तीसरा भाग क्या है? आईने अकबरी है। ठीक है, देखिए ये जो अकबरनामा है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अबुल फजल। और इसके बारे में क्या बताया है? ये जो अबुल फजल हैं ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और ये जो अकबरनामा है ये अकबर की जीवनी नहीं है, ये क्या है? अकबर का जो शासनकाल था उसका क्या है? उसका वृत्तांत है, यानी कि उसकी समरी है। और जो आईने अकबरी है वो इसी अकबरनामा का क्या है? तीसरा, इसी अकबरनामा का तीसरा भाग है। ठीक है, चलिए देखिए आईने अकबरी किसने लिखा? फैजी ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने, या मुल्ला दो प्याजा ने? आपसे क्या पूछा है? आईने अकबरी किसने लिखी? देखिए अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा है? आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। और ये जो आईने अकबरी है ये एक बड़ी किताब अकबरनामा का ही तीसरा भाग है। जैसे आपके होता है ना, एक किताब है उसमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ऐसे करके कई सारी यूनिट होती हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि एक बुक है, उसकी जो थर्ड यूनिट है वो कौन सी है? आईने अकबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजू के जहांगीरी जहांगीर। तो देखिए अभी आपने पीछे देखा था ये क्वेश्चन शायद, देखिए तो इसमें जो फर्स्ट पेयर आपका बाबर ने ही बाबरनामा लिखी है। ठीक है, और मोहम्मद ताहिर ने क्या लिखी है? शाहजहांनामा लिखी है। और जहांगीर ने खुद ही लिखी है क्या? तुजू के जहांगीरी। लेकिन यह जो आपका हुमायूंनामा है ये हुमायूं ने नहीं लिखी है। ठीक है, तो इसका जो आपका सी ऑप्शन है हुमायूंनामा, ये नहीं लिखी, ये हुमायूं ने नहीं लिखी है। हुमायूंनामा किसने लिखी है? हुमायूं की बहन थी कौन? गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं की ही सिस्टर और अकबर की बुआ थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखी है हुमायूंनामा। ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो हुमायूं है उसने अपना पूरा जीवन इधर उधर घूमने में, छुपने में और आक्रमणों से बचने में और सत्ता के मतलब सत्ता को पाने की लालच में इधर उधर करके बिता दिया, ये अपना स्थायी जीवन नहीं जी पाया। तो उसको ऐसा लगता था कि जो हुमायूं का इतिहास है वो कहीं आगे चलकर खो जाएगा। ठीक है, कि या लोग उसको याद नहीं रखेंगे, इसलिए जो इनकी बहन थी उन्होंने ये जिम्मा उठाया और उन्होंने हुमायूं की पूरी जो जीवन वृत्तांत था उस पर एक किताब लिखी और उसको हुमायूंनामा नाम दिया। चलिए, हुमायूंनामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण है। तुजू के जहांगीरी जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है। बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद ताहिर है, और मोहम्मद ताहिर का ही अन्य नाम क्या है? इनायत खां। ठीक है, ये आप ऊपर भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? देखिए अभी जस्ट ऊपर आपने देखा है, सब अब तो सब लोग बता सकते हैं कि कौन है?
गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन थी? बहन थी, ठीक है। हुमायूं की बहन थी और अकबर की क्या थी? बुआ थी, ठीक। देखिए, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? अगर आपने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला वाला पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है, वो पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनको क्या किया गया था? रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर रंगून में इनको कैद कर लिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। देखिए, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, ठीक है। तो वो थे बहादुर शाह जफर, जिनकी मृत्यु रंगून में हो गई थी। देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये बहुत क्लियर नहीं है, मैं आपको बोलकर समझा देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद दौला, सआदत अली, शुजा-उद-दौला या सफदर जंग, ठीक है। तो कौन था जो अवध है, अवध का प्रथम नवाब कौन था? वो था सआदत खां, ठीक है। ये लिखा है सआदत खां, ठीक है। जो अवध का प्रथम नवाब था वो कौन था? सआदत खां, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। 1722 में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी समय उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया एवं नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह के स्वामित्व को स्वीकार करता रहा। वह अवध का पहला नवाब था। 1739 ईस्वी में सआदत खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां के भतीजे एवं दामाद सफदर जंग को अवध का नवाब नियुक्त किया, ठीक है। देखिए, ये जो सआदत खां था, इसका पूरा नाम क्या था? सआदत खां बुरहान उल मुल्क, ठीक है। ये कौन था? ईरानी दल का नेता था, ठीक है। और ये किस बादशाह के संरक्षण में था? देखिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बनते हैं वो ये बनते हैं कि ये अवध का पहला नवाब था, ठीक है। और इसने जो मुगल बादशाह है, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए उनको मान रहा था, बाकी इसने उनको खुद से स्वतंत्र कर लिया था, ठीक। और फिर जब सआदत खां की मृत्यु हो गई, ठीक है, देखिए ये लिखा है सआदत खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां के भतीजे एवं दामाद सफदर जंग को अवध का नवाब बना दिया। देखिए, पहले कौन था अवध का नवाब? पहला अवध का नवाब था सआदत खां। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो जो अगला अवध का नवाब बना वो कौन बना? सफदर जंग बना, जो कि सआदत खां का भतीजा भी था और दामाद भी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला कठपुतली मुगल शासक कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखशियर या मोहम्मद शाह, ठीक है। देखिए, अगर आपने नेक्स्ट जो लास्ट वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस है इस सीरीज़ के आपने देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि जो औरंगज़ेब के बाद के शासक थे, बाबर से औरंगज़ेब तक के जो मुगल शासक थे, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो शासक हुए, उसके बाद जो शासक थे, ये बहुत ही कमज़ोर शासक थे, ठीक है। ये अपनी सत्ता स्थापित करने में नाकाम रहे और धीरे धीरे क्या हुआ कि सत्ता दूसरे लोग उस पर कब्जा करते रहे और धीरे धीरे जो मुगल वंश का वर्चस्व था वो खत्म होने लगा, ठीक है। मुगल वंश अपने पतन की ओर जाने लगा। और ये जो आपको चारों शासक दिए हैं, ये मुगल वंश के कमज़ोर शासक हैं। तो आपसे पूछा है पहला कठपुतली मुगल शासक कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखशियर या मोहम्मद शाह। तो जो पहला कमज़ोर या कठपुतली शासक था, जो दूसरों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गया, वो कौन था? जहांदार शाह था, ठीक है। देखिए, बहादुर शाह प्रथम के पश्चात ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह शासक बना। उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फिकार के हाथों में ही था, जो कि वजीर बन गया था, ठीक है। देखिए, जहांदार शाह, देखिए ऊपर देखिए, ये क्या, जहांदार शाह जब शासक था तो इसका जो जुल्फिकार खां था, ये इसका क्या बन गया? वजीर बन गया।
और जो वास्तविक शासन की था वो किसके हाथ में आ गया, जुल्फिकार खां के हाथ में आ गया। और जो खाली नाम का बादशाह था वो जहांदार शाह रह गया, बाकी जितना भी कामकाज था वो सारा जुल्फिकार खां के अधीन आ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, कोतवाल, दरोगा, फौजदार या सूबेदार। तो मुगल काल में जो पुलिस बल का मुखिया था इसको कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, देखिए मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। उसकी नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार सूबे या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सरकार प्रशासनिक इकाई का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। देखिए मुगल काल में जो पुलिस बल था यानी कि जो उनका जो सैन्य विभाग था उसका मुखिया कौन था, कोतवाल होता था। ठीक है, और उसकी नियुक्ति कहाँ होती थी, नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार सूबे या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। देखिए सूबे या प्रांत, जो सूबा या प्रांत था उसके प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, सूबेदार होता था। ठीक है, सरकार मतलब जो प्रशासनिक इकाई थी, सरकार की जो प्रशासनिक इकाई थी उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था, फौजदार होता था। देखिए सूबे या प्रांत का जो प्रशासन था उसका जो सर्वोच्च अधिकारी है वो सूबेदार है, और जो सरकार की प्रशासनिक इकाई है उसका प्रमुख कौन है, फौजदार है। तो सूबेदार और फौजदार में अंतर याद रखिएगा। देखिए मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। आपसे पूछा है, जो कोतवाल आपको शब्द बताया गया ऊपर, उसका जो असल मतलब है, जो सही में उसका कार्य था वो क्या था, युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या कानून और व्यवस्था बनाए रखना। देखिए आपको ऊपर क्या बताया गया, पुलिस बल का मुखिया था। ठीक है, तो पुलिस बल का काम क्या है, अगर आप प्रेजेंट टाइम को याद रखिए तो पुलिस का क्या काम है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो उस टाइम भी कोतवाल का यही काम था, क्या, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, अराजकता ना फैलने देना। ठीक है, देखिए मुगल शासन के दौरान कोतवाल नगर का कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। कोतवाल कौन होता था, नगर का कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी, और इसका मुख्य काम क्या है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका मुगल साम्राज्य कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके जो थोड़े बहुत मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़े बहुत जो मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन है मेडाइवल हिस्ट्री के, वो रह गए। ये कुल 6-7-8 क्वेश्चन है, ये आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, और इसी के साथ आपकी मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे आपका आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल होने वाली है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।